माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 4। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर पहले 3 वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, तभी आप चैप्टर को आगे अच्छे से समझ पाएंगे। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना करी। अब देखो, धीरे धीरे क्या हो रहा था, मिडिल क्लास समझ में आ रही थी। पहले क्या था? पहले केवल राजा, पादरी, चर्च के लोग, बड़े अमीर अमीर लोग, राजा के परिवार, और दूसरी तरफ थे गरीब लोग। बिल्कुल कोई मिडिल क्लास नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मिडिल क्लास आने लगा, मध्य वर्ग आने लगा। और ये चाहते थे, जो प्रिविलेजेस थे, जो विशेष अधिकार मिले हुए थे राजा के परिवारों को, राजा को, या चर्च के पादरियों को, या चर्च के लोगों को, उसका अंत होना चाहिए। ये धीरे धीरे इनकी सोच उभरने लग गई थी। तो पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार जो लोग थे विद्रोह कर चुके थे। ऐसा नहीं था कि पहले कोई विद्रोह नहीं हुआ था 1789 के पहले, नहीं, पहले भी अकाल जब पड़ा, यानी अकाल जब पड़ता है, जब सूखा पड़ता है, लोगों को खाने के लिए नहीं बनता, जब उस समय पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय जब टैक्स बढ़ाया गया, जब अकाल पड़ा, उस समय भी किसानों ने या जो वर्कर्स थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। परंतु उस समय क्या था, उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में पूरा जो समाज जैसा बना हुआ है, जैसा इकोनॉमिक कंडीशंस बने हुए हैं, उसके बुनियादी बदलाव लाने के लिए उनके पास कोई मींस नहीं थे, कोई साधन नहीं थे। वो कैसे करते सब ना, प्रोग्राम्स थे उनके पास, कोई अच्छे कार्यक्रम भी नहीं थे। यानी कि हम ये समझ सकते हैं, लोग पहले बहुत गरीब थे। ठीक है, हमारे पास एक गरीब वर्ग है, एक अमीर वर्ग है। अब गरीब वर्ग के जो किसान थे, जब टैक्स वगैरह बढ़ाया जा रहा है, या वर्कर्स जो है जब टैक्स बढ़ाया जा रहा है, अकाल पड़ रहा है, तब इन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की थी। लेकिन क्योंकि इनके पास साधन नहीं थे, क्योंकि इनके पास अच्छे कार्यक्रम नहीं थे, इनकी एक अच्छी प्लानिंग नहीं थी, हम कह सकते हैं, तो इनके ये लोग कोई बड़े समाज के स्तर पर बदलाव नहीं ला पाए, कोई आर्थिक स्तर पर बड़ा बदलाव नहीं ला पाए थे। ये जिम्मेदारी आई तीसरे स्टेट के उन समूहों ने जिम्मेदारी उठाई जो समृद्ध थे और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अब समाज में ये जो क्रांति आ रही है, ये जो बदलाव आ रहा है, जो राजाओं के खिलाफ या बड़े बड़े नॉबलिटीज के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, और जो ये कह रहे हैं कि विशेष अधिकारों का अंत करो, क्यों मिलना है इनको इतना प्रिविलेज, जैसे कर कौन रहा है, अब ये जिम्मेदारी आई तीसरे स्टेट के उन लोगों के पास जो अब प्रॉस्परस थे, है ना। और प्रॉस्परस क्यों थे, ये भी अगले पैराग्राफ में तुम्हें बताएगा। अब कुछ लोगों के पास, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, उनके पास आ जाता है थोड़ा पैसा, वो समृद्ध हो जाते हैं, और फिर जब समृद्ध होते हैं तो वैसी बात है कि वे शिक्षित भी होने लगते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। अब एक ग्रुप निकल कर आ रहा है मिडिल क्लास का, जो कि प्रॉस्पेरस भी है, जो एजुकेटेड भी है। अब उसका दिमाग थोड़ा खुल जा रहा है। ठीक है, अब आगे कैसे आया, क्या कैसे ये प्रॉस्पेरस बने मिडिल क्लास लोग? अभी तो गरीब गरीब की बात चल रही थी केवल। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय होता है, यानी कि 18th सेंचुरी में एक नया ग्रुप जो है वो उभर कर आता है, जिसे मध्य वर्ग कहा जाता है, जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास का ग्रुप। ठीक है, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। अब कैसे इन लोगों के पास पैसा आया? कुछ लोगों ने व्यापार किया, समुद्र पार तक उनका पूरा व्यापार फैला। उन्होंने ऊन और रेशमी वस्त्र, जो सिल्क क्लोथ्स होते हैं, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, वो बनाए, और धीरे धीरे उन सबसे उन्होंने पैसा जो है अर्जित करना शुरू किया। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता है, यानी कि या तो उनको बाहर देश के भेज दिया जाता था, या फिर समाज के जो समृद्ध लोग थे उनका कपड़ा खरीद लेते थे। ठीक है, अब इस तरीके से तीसरे स्टेट ने इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा, अब हम ये नहीं कह सकते कि तीसरे स्टेट में यही मर्चेंट्स थे, यही सौदागर थे, या फिर यही निर्माता थे जो चीजें बना रहे थे, नहीं, इनके अलावा भी कुछ लोग थे, जैसे आईएएस अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक सेवा वाले अधिकारी होते हैं, वकील होते हैं, ऐसे पेशेवर लोग भी जो हैं वो अब हमारी इस मिडिल क्लास में आ गए थे। मतलब कि एक तरफ तो मर्चेंट्स वगैरह आ गए थे, जो मैन्युफैक्चरर करते थे, जो चीजें बनाते थे, वो लोग भी आ गए थे, अच्छे वकील भी आ गए थे, प्रशासनिक सेवा में जो लोग लगे हुए हैं वो भी आ गए, और इस तरीके से बनता है एक नया मिडिल क्लास। अब ये सभी पढ़े लिखे थे, और इनका मानना यह था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। अब ये लोग पढ़े लिखे थे, तो उन्हें समझ में आ रहा था कि भाई क्यों राजा के पास राजा वाले अधिकार है, क्यों पादरी के पास पादरी वाले अधिकार है, क्यों एक कॉमन मैन के पास कोई भी राइट्स नहीं है, क्यों कॉमन मैन को ही टैक्स देना पड़ता है, क्यों हमारी ये कंडीशन है। अब ये जो पढ़ा लिखा दिमाग है ना, ये समझ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो इन लोगों ने इस तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तो इन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए, विशेष अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए जन्म से। ठीक है, और समाज के किसी भी समूह के पास नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत के आधार पर उसकी योग्यता होनी ही नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि तुम अमीर हो तो तुम योग्य हो गए क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता, बल्कि किसके हिसाब से होनी चाहिए हमारी हैसियत? तो हमारे
योग्यता के हिसाब से होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या गुण है? स्वतंत्रता, समान नियम, समान अवसर, सबको सेम अपॉर्चुनिटीज मिले, सबको स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस मिले, सबके लिए समान नियम हो, कॉमन जो है वो रूल्स होने चाहिए सभी के लिए। इस तरह के विचारों पर आधारित समाज की ये परिकल्पना किसने करी थी? किसने सोचा कि ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए? जॉन लॉक ने सोचा, जो जॉक रूसो ने सोचा। ये कौन थे? दार्शनिक थे। दार्शनिक कौन होते हैं? जिनका थिंकिंग जो है बहुत ज्यादा ऐसी होती है कि वाइड, आपके कॉमन मैन की थिंकिंग से कहीं ज्यादा दूरदर्शी होते हैं, बहुत चीजों को अच्छे से सोच पाते हैं। कॉमन मैन के मन दिमाग में इतने विचार आएंगे भी नहीं। अब देखो उनके वो टाइम के विचार हम आज यूज कर रहे हैं, राइट? तो वो लोग दार्शनिक लोगों के दिमाग में ये सारी बातें आने लगी थी कि सबके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबके लिए समान नियम होने चाहिए, और जो समान सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अपनी टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने लिखा कि राजा के पास जो है, जॉन लॉक ने लिखा टू ट्रिटाइज ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, यही किताब का नाम है ना, हाँ, टू ट्रिटाइज ऑफ द गवर्नमेंट में अब लॉक लिखते हैं कि राजा के पास ये दैवीय शक्ति है, कि भगवान ने उन्हें शक्तियां दी है और उनके पास निर्कुंज अधिकार है। निर्कुंज क्या होता है? जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। भाई ऐसे अधिकारों के सिद्धांत का उन्होंने कहा कि मैं इसका खंडन करता हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाया। रूसो ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं जॉन लॉक, बट इस विचार को और थोड़ा आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जो जनता है, जो पब्लिक है, और जिसके प्रतिनिधि, जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच एक सामाजिक अनुबंध, यानी कि एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि भाई तुम ये करोगे, हम ये करेंगे, इसके बदले में समथिंग लाइक दैट, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पर इस तरह के आधारित सरकार का उन्होंने प्रस्ताव रखा, जैसे कि आज होता है ना। अब मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम का एक रचना लिखी, मतलब एक किताब लिखी, तुम समझ लो, और उसके अंदर उसने लिखा कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे आज है ना, तो इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसके बीच में सत्ता का विभाजन होना चाहिए, डिविजन ऑफ पावर होना चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने, जब 13 कॉलोनीज ने अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन से खुद को आजाद करा लिया, उनका अब हम आजाद हैं, हम, उन्होंने घोषित कर दिया, 13 कॉलोनीज ने अमेरिका, है ना, अमेरिकन कॉलोनीज ने, 13 अमेरिकन कॉलोनीज ने ब्रिटेन से खुद को जब आजाद घोषित करा, तब ये मॉन्टेस्क्यू वाला जो मॉडल है ना, कि डिविजन ऑफ पावर वाला, ये इन्होंने यूज किया था, ठीक है, अपनी सरकार बनाने के लिए। तो इसी मॉडल से उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे, जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस में, उनके लिए अमेरिकी संविधान, अमेरिका में जो इस तरीके का डिविजन ऑफ पावर वाला संविधान बना, और उसमें दी गई जो व्यक्तिगत अधिकार है कि पब्लिक को जो इंडिविजुअल राइट्स दिए गए, इसकी गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी। कि फ्रांस के लोगों ने भी, जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने कहा कि अगर वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अगर अमेरिका के लोगों को इस तरह का डिविजन ऑफ पावर मिल सकता है, लोगों को इंडिविजुअल राइट्स मिल सकते हैं, तो फ्रांस में क्यों नहीं मिल सकते? एक दूसरे से प्रभावित हुए। अब दार्शनिकों के, यानी फिलोसोफर्स के इन विचारों पर कहाँ ये डिस्कस होने लगे? कॉफी हाउसेस में भाई लोग कॉफी पी रहे हैं और इनके विचार डिस्कस किए जा रहे हैं। हाँ यार, इक्वालिटी भी होनी चाहिए, इक्वल लॉज होना चाहिए सबके लिए, है ना, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, इस तरह की बातें होने लग गई थी। कहाँ पर? कॉफी हाउसेस में, सैलून में, इस तरह की गोष्ठियां होने लगी, गर्मा गर्म बहस होने लग गई थी मीटिंग्स पे लोगों की, और पुस्तकों में छपने लगी ऐसी बातें, अखबारों में छपने लगी। पहले तो लोगों के दिमागों तक भी नहीं पहुंची थी, अब धीरे धीरे पुस्तकों में छपी, अखबारों में छपी, और एक माध्यम बना व्यापक प्रचार प्रसार का। अब अनपढ़ लोगों को भी क्या होता था? जोर जोर से, मतलब पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच में जोर जोर से पढ़ा जाता था, जिससे क्या होगा? अनपढ़ लोग भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इसी समय लुई 16 के द्वारा राज्य के खर्चा को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर फैली। अब इसी बीच एक खबर फैलती कि लुई 16 जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स लगा रहा है। किस लिए? क्योंकि उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे। अब ये खबर फैली है, केवल हमें नहीं पता है सच है झूठ है, बट एक खबर फैल गई। अभी तो इस व्यवस्था से के विरुद्ध जो है लोगों में खूब जोर से गुस्सा भड़क उठा और लोग एकदम जिसे कहते हैं ना, नाराज हो गए राजा से। इसके आगे क्या कहानी में होगा वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।